आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। NIA ने एक मरतबा फिर दहशतगर्दी और अलकायदा से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में मुसलमानों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ कश्मीर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ आर्मी के जुल्म का एक नया मामला सामने आया है और सरकार ने इसे तस्लीम भी कर लिया है। इसके अलावा एक ख़बर ये आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में एक साथी मिल गया है जिसके साथ मिलकर वो असम्बली चुनाव लड़ेंगे। कौन है ये पार्टी जिसके साथ अलायंस हुआ, जानेंगे पूरी तफसील खबर दर खबर में। लेकिन पहले आज की ये 5 अहम न्यूज़। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजू शर्मा को एक चीनी खातून और नेपाली शहरी के साथ गिरफ्तार किया है। राजू पर इल्ज़ाम है कि उसने चीनी खुफिया एजेंसी को हसास मालूमात फराहम की है, जबकि चीनी खातून किंगशी और नेपाली शहरी सिंह पर इल्ज़ाम है कि उनके ज़रिए सहाफ़ी को बड़ी रकम फराहम की गई। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी इंटेलिजेंस एजेंसी ने राजू शर्मा को रकम के एवज़ हसास इत्तलात मुहैया करने का काम सौंपा था। स्पेशल सेल ने राजू शर्मा को उनके घर से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि राजू के पास से कुछ इंतहाई खुफिया दस्तावेजात बरामद हुए हैं। सऊदी अरब में बरसरे रोज़गार कई हिंदुस्तानी भी कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार हो गए हैं। सऊदी अरब के शहर जद्दा में काम नहीं होने की वजह से सैकड़ों हिंदुस्तानी मजदूर भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। ऐसे ही तकरीबन 450 मजदूरों को सऊदी इंतज़ामिया ने गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि जिन मजदूरों को सऊदी इंतज़ामिया ने डिटेंशन सेंटर में डाला है उनमें से ज़्यादातर का वर्क परमिट ख़त्म हो चुका है। उन हिंदुस्तानी मजदूरों में से ज़्यादातर का ताल्लुक़ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र से है। उनका वाहिद जुर्म भूख मिटाने के लिए भीख मांगना था, जिसके बाद सऊदी अहलकार उन्हें किराए के कमरों में ले गए और फिर शनाख्त करके जद्दा के डिटेंशन सेंटर में भेज दिया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 14 सितंबर से शुरू हुआ और ये 1 अक्टूबर तक चलना था, लेकिन इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इससे पहले ही इसे ख़त्म किया जा सकता है। दरअसल पार्लियामेंट के 2 सीनियर अफसरान ने इस ताल्लुक़ से जानकारी देते हुए बताया कि अब तक तकरीबन 30 अरकान पार्लियामेंट कोरोना इन्फेक्शन की जद में आ चुके हैं, जिसके पेश नज़र मानसून इजलास को जल्द ही ख़त्म करने का फ़ैसला लिया जा सकता है। JNU के स्टूडेंट लीडर उमर खालिद की गिरफ्तारी के खिलाफ गुलबर्गा की मुस्लिम तंजीमों ने DC ऑफिस के सामने आज एहतजाज किया और उन्हें रिहा करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि दिल्ली पुलिस फसाद की जांच के नाम पर जांच में साजिश कर रही है और जानबूझकर मुसलमानों में उभरने वाले नौजवानों को गिरफ्तार कर रही है। विश्व हिंदू परिषद ने इकबाल अंसारी के उस बयान का खैर मकदम किया है जिसमें उन्होंने CBI की खुसूसी अदालत से अपील की है कि हिंदू मुस्लिम यकजहती को मलहूज़े नज़र रखते हुए बाबरी मस्जिद इन्हदाम के तमाम 32 मुलजिमों को रिहा कर दिया जाए। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत अराज़ी मुकदमा में इकबाल अंसारी के वालिद हाशिम अंसारी मुस्लिम फरीक की जानिब से सबसे उम्र दराज मुद्दई थे। ये जानना चाहिए कि बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में फैसला 30 सितंबर को आने वाला है और इस मामला में LK अडवाणी, ओमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह जैसे लीडरान मुलजिम हैं। ताज्जुब की बात यह है कि VHP यानी विश्व हिंदू परिषद भी हिंदू मुस्लिम यकजहती की बात कर रही है, जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, पूरे मुल्क में तहरीक चलाई थी, पूरे मुल्क में नफरत की आग भड़काई थी। आज वही VHP हिंदू मुस्लिम यकजहती की बात कर रही है। और अब बात आज के कुछ अहम मुद्दों की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने आज सनीचर के रोज़ दावा किया है कि उसने बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम अलकायदा से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में 9 अरकान को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 6 का ताल्लुक़ मगरबी बंगाल से है और 3 का ताल्लुक़ केरला से है। न्यूज़ एजेंसी UNI से जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक NIA ने अपनी मुल्क गिर मुहिम के तहत अलकायदा के 3 अरकान को केरला के अर्नाकुलम और 6 को मगरबी बंगाल के ज़िला मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। एजेंसी ने दावा किया है कि गिरफ्तार अफराद का पाकिस्तान से राब्ता है और उनका इरादा नई दिल्ली समेत मुल्क के बहुत से सरकारी इदारों को निशाना बनाने का था। उनके पास से मुतअद्दिद धमाका खेज़ आलात और काबिल एतराज़ मवाद बरामद होने का दावा किया गया है।
NIA ने कहा कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक उन अफराद को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में मौजूद अलकायदा के दहशतगर्दों ने इंतहा पसंदी की तरफ राग़िब किया था। साथ ही उन्हें कौमी राजधानी दिल्ली समेत मुतअद्दिद मकामात पर हमला करने के लिए कहा गया। इस मकसद के लिए गिरोह फंड इकट्ठा कर रहा था और कुछ लोग असलहा और गोला बारूद खरीदने दिल्ली जाने का मंसूबा बना रहे थे। NIA ने तमाम लोगों को पुलिस तहवील में लेने के बाद मज़ीद तफ्तीश के लिए केरला और मगरबी बंगाल की अदालत में पेश किया, जहां से पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मुर्शिद हसन, याकूब बिस्वास, मुशर्रफ हसन, नजमुस्साकिब, अबू सफियान, मुइनुल मंडल, लेविन अहमद, अलमामून कमाल और अतीकुर रहमान शामिल हैं। और अब बात कश्मीर की। कश्मीर में आर्मी और फ़ौज पर हमेशा इल्ज़ाम लगता रहा है कि बेगुनाह शहरियों को मारा जाता है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है और फ़ौज ताकत का बेजा इस्तेमाल करती है। पिछले दिनों भी आर्मी ने 4 कश्मीरियों को इनकाउंटर करके मार दिया। फ़ौज का दावा था कि उसमें से 3 लोग शिद्दत पसंद थे और पाकिस्तानी दहशतगर्दों से राब्ते में थे, लेकिन अवाम ने सड़कों पर निकल कर एहतजाज किया। फ़ौज के साथ झड़प भी हुई। इस मामले में अब खुद फ़ौज ने एतराफ़ कर लिया है कि इनकाउंटर फेक था और मारे गए तीनों शहरी बेकसूर हैं। DW ने इस हवाले से एक रिपोर्ट शाया किया है, जिसमें बताया गया है कि जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपिया में 18 जुलाई को होने वाले एक ऑपरेशन के दौरान 3 कश्मीरियों को हलाक करके दूर दराज के सरहदी इलाकों में फ़ौज ने दफन कर दिया था। इत्तलात के मुताबिक मज़कूरा अफराद आपस में रिश्तेदार थे, जिनको फ़ौज की जानिब से पाकिस्तानी दहशतगर्द बताया गया था। उनके अहले खाना ने सोशल मीडिया पर उनकी लाशों की तस्वीर से शनाख्त की और पहचाना कि ये हमारे लोग थे और वो सब के सब मकामी मजदूर थे। इस वाक़े के नतीजे में कश्मीर में शदीद गम व गुस्से ने जन्म लिया और सियासी हल्कों, इंसानी हुकूक़ के कारकुनान और मकामी रहायशियों ने इन अमवात की आज़ादाना तहक़ीक़ का मुतालबा किया था। 18 सितंबर जुमा के दिन भारतीय फ़ौज के तर्जमान राजेश कालिया ने बताया कि तहक़ीक़ात के दौरान सामने आने वाले हक़ाइक़ से पता चला है कि ऑपरेशन में शामिल फ़ौजियों ने अपने इख्तियारात से बाहर निकल कर कार्रवाई की और कश्मीर में फ़ौजी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की है। कालिया ने मज़ीद कहा कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय फ़ौज के बयान में मज़ीद ये बताया गया है कि हलाकतों की पुलिस तहक़ीक़ में ये बात साबित होना भी बाकी है कि 3 अफराद आया दहशतगर्दी या फिर और मुतनाज़ा सरगर्मियों में मुलव्विस थे या नहीं। कश्मीर में इस तरह की जो भी कार्रवाई होती है उसमें पुलिस के साथ फ़ौज भी शरीक रहती है, लेकिन हुक्काम का कहना है कि जुलाई के इस ऑपरेशन में इनकाउंटर में ऐसा मुमकिन नहीं हो सका था। साल 2010 में फ़ौज के 3 अफसरान पर 3 मजदूरों को कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। 3 मजदूरों के बारे में कहा गया था कि चुपके से लाइन ऑफ कंट्रोल करने वाले पाकिस्तानी बाशिंदे थे। आम शहरियों और मजदूरों की हलाकत के बाद पूरे कश्मीर में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, जिसमें 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। साल 2000 में फ़ौज ने दावा किया था कि उसने 35 सिखों के कत्ल में मुलव्विस 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि 5 मकामी अफराद थे जिनकी हलाकत फायरिंग के तबादले में हुई थी, यानी वो असल मुजरिम थे ही नहीं। पुलिस ने किसी और को और फ़ौज ने किसी और को बलि का बकरा बना दिया था। कश्मीर में फ़ौज के हाथों बेगुनाह शहरियों का कत्ल मामूली वाक़या बन चुका है और ऐसे वाक़यात की लंबी फहरिस्त है। इसके अलावा एक मामला यह भी है कि कश्मीर में तैनात भारतीय फ़ौजियों पर सिविलियन कोर्ट में मुकदमा नहीं चल पाता है। खुसूसी कानून के तहत उन्हें इस्तिस्ना हासिल है, छुटकारा मिला हुआ है। उनका मुकदमा सिर्फ फ़ौजी अदालत में चलता है और फ़ौजी अदालत में उमूमन ऐसी कार्रवाई करने वाले फ़ौजियों को सज़ा नहीं दी जाती, यानी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है जो बेगुनाहों को मारते हैं। बिहार असेंबली चुनाव करीब है। सभी पार्टियों ने अपने साथियों की तलाश शुरू कर रखी है। कुछ का ऐलान हो गया तो कुछ का बाकी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी बिहार में पूरे दम खम के साथ इलेक्शन लड़ने जा रही है। ऐलान पर ऐलान हो चुका है, लेकिन एक कमी थी अलायंस की, किसी साथी की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब इसमें भी बाजी मार ली है और एक साथी तलाश कर लिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी से इत्तेहाद हो गया है। पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों पार्टियों के सरबराह ने इस इत्तेहाद का ऐलान किया और इस इत्तेहाद का नाम रखा गया है UDS, यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर। नाम अच्छा है, ख़ास तौर पर इसमें शामिल सेकुलर का लफ्ज़।
असदुद्दीन ओवैसी पर अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि सेकुलर नहीं है, उनकी पार्टी में इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसलिए अब उन्होंने अलायंस का नाम सेकुलर रख दिया है। अब देखते हैं मुखालफिन इस पर क्या कहते हैं, उनका रद्द-ए-अमल क्या आता है। आपके जहन में यह सवाल है कि जनता दल समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी कौन है, इसके सदर का नाम क्या है, बिहार में इसकी हैसियत और पोजीशन क्या है। पहली मर्तबा हमने इसका नाम सुना है, तो जान लीजिए। जनता दल समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, बल्कि एक पुरानी पार्टी है। इस पार्टी के रहनुमा चंद्रशेखर आज़ाद मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हालिया दिनों में इस पार्टी के सदर डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद यादव हैं। झंझारपुर लोकसभा हलका से 5 मरतबा एमपी भी रह चुके हैं। मधुबनी का एक लोकसभा हलका झंझारपुर है। मिथिलांचल के मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा और सुपौल में इनका अच्छा खासा असर और रसूख है। ओवैसी और डॉक्टर यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही अर्ज करना चाहता हूं कि आज इस संयुक्त रूप से माननीय सांसद सह AIMIM के राष्ट्रीय सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब एवं मैं समाजवादी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त रूप से आज की राजनीतिक परिस्थिति में मुल्क में त्रिध्रुवीय राजनीति की जरूरत है, ट्राइपोलर पॉलिटिक्स का। ये पूरे मुल्क में आवश्यकता है, लेकिन खास करके बिहार में त्रिध्रुवीय राजनीति, चूंकि बिहार का चुनाव भी अभी आसन्न है, चीजों को देखकर और जो मजदूरों में हाहाकार है, इस सब को लेकर के हम संयुक्त लोक जनतांत्रिक सेकुलर एक गठबंधन हम लोगों ने तय किया है। एक गठबंधन यहाँ बना है, जिसका नींव अभी ओवैसी साहब रख रहे हैं। यह गठबंधन बिहार में नया विकल्प और बेहतर बिहार बनाने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पित है। और यह गठबंधन बिहार में चुनाव को अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में पूरी मजबूती से लड़ेगा। बिहार चुनाव तो मात्र एक पड़ाव है, यह बिहार से अपनी मजबूती दस्तक देगी। आगे मुद्दा आधारित आंदोलन के लिए यह गठबंधन प्रतिबद्ध है, संकल्पित है, कमिटेड है। इस गठबंधन को प्राथमिकता रहेगी वंचित समाज जो मुख्य धारा में नहीं है, उनको मुख्य धारा में लाने का, और अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, पलायन मुक्त और शिक्षा में सुधार, बेरोजगारों के लिए अवसर पैदा करना, किसान मजदूरों उसकी कृषि उत्पादन को वाजिब हक दिलाना। संयुक्त जनतांत्रिक सेकुलर गठबंधन UDSA, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस, और यह व्यवस्था परिवर्तन का अभियान आंदोलन केवल बिहार तक नहीं सीमित रहेगा, पूरे देश में यह अभियान चलेगा। हमारी यह गठबंधन किसी भी अपराधी और भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर टिकट नहीं देगी। ये 2 दलों का अभी गठबंधन हुआ है, आगे और भी इसका एक्सटेंशन है। हाथ उठा लेते हैं, चलिए कराना है, इसीलिए हाथ उठा रहे हैं। अच्छा चलिए, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। नीतीश कुमार ने उनको भाव नहीं दिया, वो नीतीश कुमार को भाव नहीं दिए। इस तमाम चीज में बिहार की जनता को धोखा दिया गया था 5 साल पहले। बिहार की जनता का क्या कीमत है बताओ फिर आप। हमारा छोड़ो, हम तो कुछ भी नहीं, हमारा भाव है ही नहीं, हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। मगर जो 5 साल पहले वोट किया था उसके बारे में क्या करेंगे, कौन जिम्मेदार उसका। अगर आप बिहार में बीजेपी सत्ता में है तो उसका जिम्मेदार कौन। इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी इतना MP सीट जीत गया, उसका जिम्मेदार कौन, किसका बहुत है। हमारा छोड़ दिया, हमारा कुछ नहीं है भाई। पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में हम सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट पर लड़े, हैदराबाद, किशनगंज, औरंगाबाद, 2 पर जीते हम। हैदराबाद में मैंने बीजेपी को हराया, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने 23 साल के शिवसेना के MP को हराया। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ है। अब ये सवाल कांग्रेस से कोई नहीं पूछते,
इल्जाम लगाना तो ऐसा है ना कि हमारा चेहरे पे लगा हुआ है शायद इल्जाम। लगाइए इल्जाम, को इतराज नहीं, मगर आवाम को, जनता देख रही है सब ये तमाशा जो हो रहा है, और जनता इसका अच्छा जवाब देगी। आपको क्यों लगता है कि आपकी राय है या नहीं, आपकी राय है या फिर ऐसा आपका ओपिनियन है? हाँ, आप एक और गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वोट बैंक से आप लोग दावा करते हैं वो वोट बैंक तो महागठबंधन के पास नहीं माना जाता, तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा। महागठबंधन अभी रहा कहां? कौन सा महागठबंधन कह रहे हैं? कहां है महागठबंधन? और ये क्या ये कोई फ्यूडल है क्या कि हमारा वोट है वो आ नहीं सकता? जमहूरियत है, हम पार्लियामेंट के इलेक्शन नहीं लड़े, फिर क्या हुआ उस वोट को? जो लोग आज ये सवाल कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट के चुनाव में क्या हुआ, जब पूरे देश में क्या हुआ। ये जो इनका जो फ्यूडल एटीट्यूड है ना कि हमारा वोट, अरे भाई क्या जनता है, ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, जिसको चाहे वोट डालेगी नहीं डालेगी, हमारा वोट तो ये क्या खरीद के रखा क्या आपने? आखिर चुनाव के वक्त खबर दर खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी अगले शो में। आपसे दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि इस वीडियो का लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और दीगर जगहों पर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मिल्लत टाइम्स की तबलीग कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि हम माइनॉरिटीज़ की, मजलूमों की, दलितों की और उन लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, उन इशूज़ को रेस करते हैं जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए छुपा दिया जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए दबा दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे, चैनल को प्रमोट करेंगे और दूर तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएंगे। अगर आपके इलाके का कोई मसला है, वो ख़बर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर अपनी वीडियोस, अपने इलाके का मामला हमें भेजिए। खबर दर खबर के शो में हम उससे शामिल करेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। उम्मीद है कि कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर लिखेंगे कि खबर दर खबर का ये प्रोग्राम और मिल्लत टाइम्स के दीगर प्रोग्राम्स आपको कैसे लगते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।